दोस्तों, गाजा से बड़ी खबर आ रही है। इस्राइल के खिलाफ अब हमास के कस्साम ब्रिगेड ने अस्सा मूसा यानी मूसा के लाठी नाम से जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह कुरान से लिया गया नाम है। जानेंगे इस पर विश्लेषक क्या कहते हैं, क्यों इस्राइल की मुसीबत बढ़ सकती है, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे यमन का इस्राइल पर फिलिस्तीन 2 और जुल्फिकार मिसाइल से हमला, दहशत में लाखों यहूदी बंकर में भागे, और साथ में रूस यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर आई है और पुतिन ने जेलेंस्की को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, गाजा पर जारी जंग अब एक नए धार्मिक मोड़ पर पहुंच गई है। इस्राइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए अरबात गिडियन 2 नाम का सैन्य अभियान शुरू किया और इसके जवाब में हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने नया जवाबी ऑपरेशन छेड़ दिया, जिसका नाम है अस्सा मूसा यानी मूसा की लाठी। अल जजीरा के मुताबिक इससे पहले भी प्रतिरोध ने हिजारा दाऊद यानी दाऊद के पत्थर नाम से अभियान चलाया था। दोनों नाम पुरानी कहानियों से लिए गए हैं और ये इस बात की निशानी है कि कमजोर भी ताकतवर को हरा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक सारी अरबी कहते हैं ये नाम साफ दिखाते हैं कि फिलिस्तीनियों की लड़ाई में धार्मिक जुड़ाव कितना मजबूत है। इस्राइल ने जैसे ही अरबात गिदोन 2 का दूसरा फेज शुरू किया, उसी वक्त अल कस्साम ने अस्सा मूसा का ऐलान कर दिया। कस्साम के एक कमांडर ने बताया, हमारी पहली कार्रवाई जैतून और जवालिया में शुरू हुई और दुश्मन ने हमारी तैयारी अपनी आंखों से देख ली। ये तो बस शुरुआत है, असली सरप्राइज अभी बाकी है। सारी अरबी के मुताबिक इन नामों का धार्मिक मतलब बहुत गहरा है। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को पत्थर से हराया और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म का सामना अपनी लाठी से किया। अस्सा मूसा का मतलब है कि असली वारिस इस जमीन के फिलिस्तीनी हैं, ना कि वो इजरायली जो झूठी कहानियों और किस्सों पर अपनी हुकूमत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अल जजीरा से बातचीत में सारी अरबी कहते हैं कि अरबात गिदोन 2 भी उसी तरह है जैसे फिरौन ने मूसा और उनकी कौम का पीछा किया था, पीछे से फौज और आगे समंदर। लेकिन मूसा ने अल्लाह के हुक्म से लाठी मारी और समंदर चीर गया। यानी हमास से कहना चाहती है कि हम भी हार नहीं मानेंगे और हर हाल में डटे रहेंगे। यही नहीं, एक और सैन्य विशेषज्ञ फैज दुबैरी कहते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये इशारा है कि जंग के मैदान में भी कुछ बड़ा होने वाला है, खासकर गाजा शहर में, जहां इस्राइल को सबसे मुश्किल लड़ाई झेलनी पड़ेगी। गाजा शहर में वो सुरंगें हैं जो पहले के इलाकों से कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी है। तंग गलियां, घरों की भीड़ और संकरी सड़कें इजरायली टैंकों और गाड़ियों के लिए जाल साबित होंगी। दुबैरी कहते हैं कि यहाँ सड़क से सड़क की लड़ाई होगी और इजरायल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पिछले महीनों में प्रतिरोध ने अपना अंदाज बदल दिया है। अब सीधी भिड़ंत नहीं, बल्कि घात लगाकर हमले, अचानक धावा और कम लड़ाकों के साथ बड़ी कार्रवाई, यही नई रणनीति है। जैतून, जवालिया और खान यूनुस में हालिया घातक हमले इसी का सबूत है। दुबैरी का कहना है कि हाल ही में जब कस्साम की नखबा यानी एलिट फोर्स सुरंगों से निकलकर बंदियों के अदला बदली में सामने आई, तो ये भी इस्राइल के लिए एक खुला संदेश था कि गाजा में घुसना किसी सैर सपाटे जैसा आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषक आदिल शदीद कहते हैं कि अस्सा मूसा का ऐलान बहुत अहम वक्त पर हुआ है। इससे इस्राइल के अंदर और फूट पड़ेगी, क्योंकि जनता पहले से ही अपने सैनिकों और बंदियों की सुरक्षा को लेकर डरी हुई है। शदीद कहते हैं जैसे इस्राइल मीडिया प्रोपेगेंडा से फिलिस्तीनियों को डराना चाहता है, वैसे ही हमास भी ये बता रही है कि जंग में सिर्फ फिलिस्तीनी ही नहीं बल्कि इस्राएली भी भारी नुकसान उठाएंगे। यही वजह है कि अब इस्राएली जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है। उनके मुताबिक अब इस्राएली समाज को हमास के बातों पर शक नहीं रह गया है, क्योंकि वो हर चीज़ का सबूत पेश करते हैं। इसी वजह से सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि ये जंग उनके लिए और बड़ी तबाही लेकर आ सकती है और इसे रोकने का एक ही रास्ता है, समझौता। यानी दोस्तों, इस्राइल ने अरबात गिदोन 2 को धार्मिक कहानी से जोड़ा, तो हमास ने भी उसका सीधा जवाब अस्सा मूसा से दे दिया। और ये दोनों नाम साफ बता रहे हैं कि गाजा की जंग अब सिर्फ फौजी लड़ाई नहीं, बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक टक्कर भी है। गाजा की सुरंगें, तंग गलियां और डटे हुए लड़ाके
सब मिलकर इस्राइल को ऐसी चुनौती देने वाले हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यमनी सशस्त्र बलों ने सीधा हमला किया है इस्राइल के दिल तेल अवीव पर। 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया, एक फिलिस्तीन 2 और दूसरी जुल्फिकार। इस हमले के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद करना पड़ा और हजारों इस्राएली बंकरों की तरफ भागे। यमनी सेना का कहना है कि यह हमला गाजा में इस्राएल की तबाही और भुखमरी की नीति के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और साथ ही यमन पर इस्राएली हमलों का शुरुआती जवाब भी है। दरअसल इससे पहले इस्राएल ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमला किया, जिसमें हौथी के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 अन्य अफसर मारे गए और इसी के जवाब में यह शुरुआती हमला था। भले ही इस्राएली सेना दावा कर रही है कि उसने मिसाइल इंटरसेप्ट की, लेकिन हकीकत यह है कि तेल अवीव का पूरा इलाका दहशत में डूब गया, सायरन बज उठे और एयरपोर्ट की उड़ानें ठप पड़ गई। यमनी हौथी ने साफ कहा है मिसाइलों ने याफा इलाके के सेंसिटिव इलाकों को निशाना बनाया और ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा। लाखों जीवनिष्ठ बंकरों में घुसने को मजबूर हुए। अपने बयान में यमनी फोर्सेज ने इस्राएल पर गाजा के 2 मिलियन मुसलमानों पर सबसे बड़ी जेनोसाइड करने का आरोप लगाया और कहा जब 2 अरब मुसलमान खामोश है तब यमन चुप नहीं बैठ सकता। इस्राएल कभी भी शांति और सुरक्षा का स्वाद नहीं चख पाएगा। हमले अब लगातार और ज्यादा तगड़े होंगे। इसके अलावा यमन ने हाल ही में लाल सागर में एक इस्राएली ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले भी किए। यमन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो जहाज इस्राएल के कब्जे वाले बंदरगाहों की तरफ जाएंगे वो निशाने पर होंगे। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 से गाजा पर इस्राएल की जंग में अब तक 63,600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,60,900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। यमन ने ऐलान कर दिया है जब तक गाजा पर यह नाकाबंदी और कत्लेआम जारी रहेगा, हमले भी रुकने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों रूस ने बुधवार को ऐलान किया कि उसकी फौज ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से खार्किव प्रांत की कोपियांस्क के शहर का लगभग आधा हिस्सा कब्जे में ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक सैनिक को रूसी झंडा पकड़े शहर की सड़क पर खड़ा दिखाया गया। उधर यूक्रेन का कहना है कि बीती रात रूस ने 502 ड्रोन और 24 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा यह हमले साफ तौर पर रूस का ताकत दिखाने का तरीका है। पुतिन खुलकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई सजा नहीं मिलने वाली, अब दुनिया को जवाब देना होगा। उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस की वार इकोनॉमी पर दबाव डालने की अपील की। दोस्तों रूस पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण है यूक्रेनी सेना के पास सैनिकों और हथियारों की कमी। अभी रूस के कब्जे में लगभग यूक्रेन का 5वां हिस्सा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर हमेशा के लिए शांति चाहिए तो दुनिया को रूस द्वारा बनाए गए नए हालात को मान्यता देनी होगी और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में दर्ज करना होगा। इस पर यूक्रेन ने जवाब दिया यह रूस के पुराने अल्टीमेटम की नई कॉपी है। रूस ने अपनी खतरनाक नीयत नहीं बदली और वो असली बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। उन्होंने मांग की कि रूस की युद्ध मशीन को रोकने के लिए और भी सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा मैं ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार हूं, लेकिन सवाल है कि इसका क्या फायदा होगा। उनकी कानूनी मियाद यानी राष्ट्रपति की समय सीमा खत्म हो चुकी तो उनसे मुलाकात से नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।